नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप उठें और पता चले कि गैस का सिलेंडर 2000 रुपए का हो गया। बिजली के बिल लगातार पहले से ही बढ़ रहे हैं, यात्रा और परिवहन महंगे हो गए, हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। थोड़ा ड्रामेटिक तो लगता है ये सब, लेकिन वैश्विक ऊर्जा युद्ध यानी एनर्जी वॉर का असर कुछ ऐसा ही हो सकता है। फरवरी 2026 के आखिर में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य और परमाणु ठिकानों पर उनके एक सैन्य अभियान चला, जिसे ऑपरेशन इपिक फ्यूरी कहा गया। इस कार्रवाई ने दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा क्षेत्र यानी पर्शियन गल्फ को पूरी तरीके से अस्थिर कर दिया। भारत जैसे देश के लिए ऊर्जा के आयात पर काफी हद तक निर्भर। बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे पास एलएनजी, एलपीजी और तेल का इतना लंबा संकट झेल पाने के लिए स्टॉक है। आइए समझते हैं इसको। क्यों यह युद्ध भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और क्यों भारत के अंदर महंगाई डायन धीरे धीरे अपना मुंह है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का केंद्र एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चेक पॉइंट्स में से एक है। हर दिन दुनिया के तेल और गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी सकरे समुद्री मार्ग से गुजरता है। भारत के लिए जोखिम बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत के लगभग 50% कच्चे तेल का आयात और लगभग 54% एलएनजी का आयात इसी रास्ते से होता है। अगर इस मार्ग में थोड़ी सी भी रुकावट या बाधा आ जाए तो भारत की जो सप्लाई चेन है उसमें प्रभावित होती है। सप्लाई की कमी, कीमतों में उछाल, बड़े पैमाने पर उसका सामना, और इसके संकेत अभी से भारत में अलग अलग शहरों से उभरने लगे। तेल की कीमतों में लगभग $120 प्रति बैरल तक उछाल आ रहा है और खाड़ी क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति पर लगातार दबाव बढ़ गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, लेकिन समस्या यह है कि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश ऊर्जा बाहर से खरीदता है। भारत आयात करता है 90% कच्चा तेल, 50% प्राकृतिक गैस और 59% एलपीजी। यानी हमारी ऊर्जा प्रणाली काफी हद तक वैश्विक राजनीति और युद्धों पर निर्भर करती है। और आपने देखा हाल के दिनों में कई इस तरह की गतिविधियां हुई, ये बताती है कि हमारी निर्भरता विश्व पर कितनी है। अब बात करते हैं उस गैस की जो हर घर की रसोई में इस्तेमाल होता है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। 2024-25 में भारत में लगभग 31.3 मिलियन टन एलपीजी की खपत हुई, लेकिन देश में उत्पादन केवल 12.8 मिलियन टन का था। बाकी आयात करना पड़ा, यानी भारत की 60% ज्यादा एलपीजी की जरूरतें विदेश से पूरी होती और उसका बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने एक असामान्य कदम उठाया। भारत ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी एस्मा लागू कर दिया। इसके तहत आप स्टॉकिंग नहीं कर सकते। यह एक ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल संकट के समय में जरूरी सेवाओं को जारी रखने के लिए किया जाता है। इस कानून के तहत सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने, सप्लाई बाधित न होने देने, गैस की कमी से बचने के निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य भी बहुत साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। संकट के दौरान भारत में गैस सिलेंडर की कमी न हो, लेकिन कमी तो दिखाई पड़ रही है, क्योंकि भारत में एलपीजी की कमी केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं होता, ये बहुत जल्दी ही एक बड़े राजनीतिक संकट में तब्दील हो जाता है। कई सरकारें बन बिगड़ जाती है, और अब तो इस साल कई सारे चुनाव भी होने हैं। जहां एलपीजी सीधे घरों को प्रभावित करता है, वहीं लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी पूरे उद्योग और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। एलएनजी का उपयोग उर्वरक कारखानों, बिजली उत्पादन, औद्योगिक बॉयलरों और सिटी गैस जैसे नेटवर्क्स में। पिछले साल भारत ने लगभग 26.5 मिलियन टन एलएनजी का आयात किया, जिससे वह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक बन गया। भारत ने एलएनजी के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है। 8 एलएनजी टर्मिनल, जिनकी कुल क्षमता 52.7 मिलियन टन प्रति वर्ष की है। लेकिन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर होने से सप्लाई की गारंटी तो मिल नहीं सकती। सप्लाई की गारंटी विश्व की रणनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के रास्ते में बाधा आई तो भारत को महंगी एलएनजी सप्लाई में देरी, उद्योगों में ईंधन की कमी जैसी समस्याएं निश्चित तौर पर झेलनी पड़ेंगी। भारत झेल रहा है, जो आर्थिक गतिविधियों को भी धीमा कर सकता है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत के पास इसके लिए इमरजेंसी स्टोरेज है, यानी आपातकालीन भंडार है। इसका जवाब है हाँ, है। तो भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ऑफ इंडिया है। ये भूमिगत तेल भंडार है जो आपातकालीन स्थितियों के लिए बनाए गए, जो तेलों के दाम में असमान तौर पर वृद्धि न हो सके, इस बात के लिए बनाए गए। अनुमान है कि भारत के पास लगभग 250 मिलियन बैरल तेल
और ईंधन का भंडार है, जो करीब 8 सप्ताह तक देश की आवश्यकता पूरी कर सकता है। लेकिन ये लड़ाई तो अस्थायी है, लेकिन ये केवल देखिए अस्थायी सुरक्षा है। ये युद्ध लंबा चलता है तो भारत को फिर वैश्विक बाजार से तेल खरीदना पड़ेगा, जो महंगे कीमत पर मिलेगा। भारत के लिए युद्ध का सबसे बड़ा असर सप्लाई का रुकना नहीं, बल्कि कीमतों का झटका। जब भी तेल महंगा होता है तो परिवहन महंगा होता है, परिवहन महंगा होता है तो खाद्यान्न महंगा होता है, खाद्यान्न महंगा होता है तो एक पूरा जो इकोसिस्टम है महंगाई का, वो सब चीजें महंगी। अनुमान के अनुसार कच्चे तेल की कीमत में हर $10 की बढ़ोतरी से भारत का आयात बिल लगभग 13 से 14 बिलियन डॉलर बढ़ जाता है। इससे रुपया कमजोर होता है, पहले से ही कमजोर है, आर्थिक विकास धीमा पड़ता है। अगर तेल $120-130 प्रति बैरल तक जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इससे भारी दबाव पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि भारत क्या कर रहा है? जवाब साफ है, भारत इस जोखिम से निपटने के लिए अलग अलग तरह की मल्टी लेयर पॉलिसीज, नई नई रणनीतियां ला रहा है। एस्मा उसमें से एक। भारत अब रूस, यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से तेल खरीद रहा है ताकि मध्य पूर्व पर निर्भरता कम हो सके, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है। साथ ही सरकार भंडारण क्षमता बढ़ा रही है ताकि इन विषम परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल हो सके। घरेलू उत्पादन में बढ़ाने पर काम हो रहा है, लेकिन ये भविष्य की बात है। अब भविष्य में आयात पर निर्भरता कम हो सके, इस बात की कोशिश तो हो रही है, पर फिलहाल ऑपरेशन ऑफ एपिक फ्यूरी से शुरू हुए यह संकट इस बात की ओर हमको इशारा दिलाता है, याद दिलाता है कि भारत की आर्थिक आवश्यकता जो है वो दुनिया की ऊर्जा मांगों से किस तरीके से जुड़ी हुई है और भारत को कैसे काम करना है। हजारों किलोमीटर दूर पर्सियन गल्फ में होने वाला संघर्ष सीधे आपके एलपीजी सिलेंडर की कीमत, बिजली के बिल, महंगाई और पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ऊर्जा केवल सुरक्षा का आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए और अगर कुछ सुझाव आपके पास है तो आपके सुझाव को